हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और आज हम देखेंगे मानव भूगोल की शाखाएं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मानव भूगोल जो है वो क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है मानव भूगोल, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का। और मानव कहाँ रहता है? अपने पर्यावरण के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मानव भूगोल में मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। एक बात तो ये होगी। उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान होता है जिसमें मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है उसका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। तो आज हम विस्तार से जो चर्चा करने वाले हैं वो तो एक मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और शाखाओं पर करने वाले हैं, जो बीए सेकेंड ईयर का पहले यूनिट के अंदर ही ये टॉपिक है। तो आओ विस्तार से हम अपने टॉपिक को देखते हैं। बोर्ड पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मानव भूगोल शब्द आया कहां से है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। अगर हम जियोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो भूगोल की शाखाएं दो होती है। ठीक है, कितनी शाखाएं होती है भूगोल की? दो शाखाएं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है भौतिक भूगोल, ठीक है, और एक होती है मानव भूगोल। तो अब आपको यह पता चल गया कि मानव भूगोल जो शब्द है वो कहां से आया। तो अपने यूं कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है वो भूगोल की एक शाखा है। भूगोल की क्या है? शाखा। ज्योग्राफी की शाखाओं की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो ज्योग्राफी की जो शाखाएं हैं वो कितनी है? दो ही है। कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो अब आपको पता चल गया कि मानव भूगोल जो है भौतिक भूगोल की एक मुख्य शाखा है। भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? दो। एक तो भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो जिसको हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके अर्थ की। ठीक है, अब आपको यह पता चल गया कि मानव भूगोल शब्द कहां से आया है। तो सिंपल सी बात है, मानव भूगोल का अर्थ, तो सिंपल सी बात आपको यह याद रखना है इसके अंदर, मानव भूगोल के अर्थ में, मानव भूगोल में मानव प्लस में उसके प्राकृतिक पर्यावरण। ये जो है तीन शब्द, ठीक है, मैंने क्या लिखा? मानव प्लस में प्राकृतिक पर्यावरण। ये आपको याद रखने हैं, सारी बात इनके ऊपर ही है। ठीक है, तो अर्थ क्या बन जाएगा? तो सिंपल तरीके में तो हम यूं कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब हम अगर इसको एक प्रकार से अच्छे तरीके से अगर हम इसको व्यक्त करना चाहते हैं तो क्या बताएंगे इसको हम? मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंदर मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये इसका क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ में हमें इतनी सी बात लिखनी है। क्या बताया मैंने आपको? मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मानव भूगोल। ठीक है, मानव का भूगोल। ठीक है, यानी कि मानव का अध्ययन, उसकी जनसंख्या, अगर हम बात करें संसाधन कौन से उस प्रदेश के अंदर जहां मानव रह रहा है, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, मानव के घर कैसे होते हैं, उनका खान पान क्या है, प्राचीन काल में क्या काम करता था, आज क्या काम कर रहा है। ठीक है, परिवहन कितने प्रकार का होता है, संचार क्या होता है, इन सारी चीजों का अध्ययन जो है हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानव से है। ठीक है, आज मैं ये बोलूं कि जनसंख्या,
तो जनसंख्या जो होती है, लोगों की संख्या होती है ना, तो मानव तो आ रहा है ना उसके अंदर, तो इसका अध्ययन किस में किया जाएगा? मानव भूगोल के अंदर ही किया जाएगा। अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन का प्रयोग कौन करता है? मानव ही तो करता है। तो सिंपल सी बात है, परिवहन का प्रयोग अगर मानव करता है तो ये मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अभी अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसका विषय क्षेत्र बताने वाला हूं बड़े विस्तार से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मानव भूगोल में हम क्या क्या शामिल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मानव भूगोल की अगर बात करें हम, मानव और उससे संबंधित कार्य, उनका अध्ययन भी किस में किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आज हम भी मानव है, हम भी जो कार्य करते हैं, ठीक है, ये जो एरिया है ये भी मानव भूगोल का ही एरिया है। हम कहां रहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर रहते हैं, और हमने अपने अनुकूल सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण बना रखा है। इसका अध्ययन भी किसके अंदर किया जाता है? मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद निष्कर्ष एक ही निकलता है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, जितनी भी मानव के द्वारा एक्टिविटीज की जाती है ना, अपने पर्यावरण के अंदर रहकर ही की जा सकती है, क्योंकि मानव जो है अपने पर्यावरण से बाहर नहीं जा सकता, अपने पर्यावरण के बिना जीवित नहीं रह सकता। हम भी तो मानव हैं, हम भी तो अपने पर्यावरण में रह रहे हैं जो प्रकृति ने दिया है। और उसके अगर बात करें हम, तो हमने सामाजिक और सांस्कृतिक एक नया पर्यावरण भी हमने बना रखा है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का अर्थ क्या है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, और मानव भूगोल में किन चीजों का अध्ययन करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं यहां पर बता देता हूं मानव भूगोल के अर्थ में क्या बताओगे आप। ठीक है, अर्थ में हम क्या लिखेंगे? मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव और उसके प्राकृतिक बोल दीजिए या भौतिक बोल दीजिए, एक ही बात होती है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानव और उसके प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जितनी भी बातें मैंने आपको बताई थी वो इसके अंदर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? भाई मानव से संबंधित कार्य, ठीक है, सारे मैंने आपको बता दिए। उन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो मानव भूगोल का अर्थ हो गया। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषाओं पर। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है। परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहली परिभाषा जो आ रही है वो आ रही है रेड जेल की। ठीक है, तो रेड जेल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोला जाता है इनको, यानी कि मानव भूगोल का पितामह जो है वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। अगर पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल। आगे बात समझ में? अब देखो, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये भी आपको याद रखना है। इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये भी आपको याद रखना है। दो बातें मैंने आपको बताई, भाई ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर है वो कौन है? वो तो फ्रेडरिक रेडजेल है। पूरा नाम क्या है इनका? फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, अगर इनका पूछ लिया जाए प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो वो कौन सा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या परिभाषा बताई है कि मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दिशाओं का एक योग होता है। अब देखो क्या बता रहे हैं परिभाषा के अंदर कि मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित होते हैं और जो स्वयं क्या होते हैं? भौतिक दिशाओं का एक योग। यानी कि मानव, ठीक है,
जितने भी दृश्य अगर हम बात करें प्रकृति में हमें दिखाई दे रहे हैं, उन सब का संबंध किससे है? वातावरण से है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट परिभाषा जो है एलन सी सैंपल की है। पूरा नाम क्या है इनका? एलन सी सैंपल। ठीक है, एलन सी सैंपल जो थी रेड जेल की शिष्या थी। कौन थी? शिष्या। ये बात भी आपको याद रखनी। इन्होंने देखो क्या परिभाषा बताई थी? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, ठीक है, और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसकी परिभाषा थी? एलन सी सैंपल की। ठीक है, अस्थायी या इसकी जगह हम लिख सकते हैं अस्थिर। ठीक है, पृथ्वी अस्थिर है और मानव जो है वो भी क्या है? परिवर्तनशील है। इनके संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। देखिए अस्थिर पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव जो है और उनके संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। अब देखिए थर्ड परिभाषा जो है वो किसकी है? पिट्स। ठीक है, पिट्स ने दी थी और पिट्स व डिकेन व पिट्स की थी ये। ठीक है, मानव भूगोल को मानव और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। यानी कि मानव भूगोल में क्या किया जाता है? मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ये किन्होंने बोला था? डिकेन व पिट्स ने बोला था। मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा जो है वो थी डिमाजिया। मैं यहां लिख देता हूं, डिमांजिया की है, ये फ्रांस के थे ये। ठीक है, इनकी परिभाषा है 4 नंबर वाली। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों के अध्ययन से है। यानी कि मानव भूगोल का जो संबंध है वो मानवीय वर्गों से, मानव से हो गया, उसके समाज से है और उसके प्राकृतिक वातावरण से उसका क्या है? संबंध है। ये किसने बताई थी? ये परिभाषा डिमाजिया ने बताई थी। ठीक है, ये भी क्या थे? एक विद्वान थे। तो ये 4 परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई है बड़ी सिंपल सी है, ये आपको याद रखनी है। पहली परिभाषा ये तो बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मानव भूगोल के जो जनक है, पितामह, उनकी है। क्या बताया इन्होंने? मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दिशाओं का क्या होता है? एक योग। ये परिभाषा तो हमें पक्की याद करनी है। ठीक है, क्योंकि ये परिभाषा किसकी है? फ्रेडरिक रेडजेल की, जो मानव भूगोल के क्या है? जनक, और इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और दूसरी सैंपल की पूरा नाम एलन सी सैंपल। ठीक है, और फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। इन्होंने क्या बताया? मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और डिकेन और पिट्स की सबसे आसान है, इसमें मानव और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। अगर हम डिमांजिया की बात करें तो उन्होंने बताया मानवीय वर्गों, समाजों तथा प्राकृतिक वातावरण का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये 4 परिभाषाएं भी आपको क्या करनी थी? याद रखनी थी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलते हम नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। अब हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल की प्रकृति की। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति। अब देखिए प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम बात करें, नेचर का मतलब स्वभाव। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंटों को शामिल करते हैं? तो सबसे पहला मानव भूगोल की प्रकृति में पहला पॉइंट जो आएगा, ठीक है, अगर हम बात करें मानव भूगोल की प्रकृति, प्रकृति का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व अगर हम बात करें, इसके प्रभुत्व की बात करें, तो क्या मैं बताने जा रहा हूं? मानव भूगोल की प्रकृति करने जा रहे हैं जिसको हम नेचर बोलते हैं। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति का अस्तित्व किस पर टिका है? मानव प्लस में उसके प्राकृतिक पर्यावरण पर टिका है। ठीक है,
ये पहला पॉइंट हो गया। तो सिंपल सी बात है, इतनी बात तो हमें पता ही होनी चाहिए कि मानव भूगोल की प्रकृति का जो अस्तित्व है ना, मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण पर टिका हुआ है। तो मैंने आपको ये बात शुरुआत में बता दी थी कि मानव भूगोल के अंदर मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप इसको यूं भी कर सकते हैं भी, मानव भूगोल की प्रकृति का अस्तित्व, ठीक है, इसके अलावा मानव प्लस में प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण पर टिका है। अब देखिए, जो आपको सिंपल से याद हो जाए, सिंपल तरीके से, उसको आप जो लिख सकते हो। देखो, मानव भूगोल की प्रकृति का अस्तित्व मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण पर टिका है, या तो यूं याद कर लीजिए। अगर आप पूरा बताना चाहते हो तो मानव भूगोल की प्रकृति का अस्तित्व मानव, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण पर टिका है, या तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। अब चलते हैं हम इसकी प्रकृति का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट समझ में आया आपको, मानव भूगोल की प्रकृति का अस्तित्व मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण पर टिका है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य बिंदु या जिसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु, ठीक है, कौन है? मानव व उसके कार्य, मानव व उसके कार्य। अब दूसरे पॉइंट को ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया कि मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु जो है वो मानव और उसके क्या है? कार्य है। ये बात भी आपको याद रखनी है। मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य बिंदु कौन है? मानव और उसके कार्य हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, मानव ने पृथ्वी पर भूदृश्यों का निर्माण किया है, भूदृश्यों का निर्माण किया है। ठीक है, मानव ने पृथ्वी पर भूदृश्यों का निर्माण किया है, जिनको बोला जाता है सांस्कृतिक भूदृश्य। ठीक है, जो मानव भूगोल की प्रकृति है, जो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि मानव ने पृथ्वी पर भूदृश्यों का निर्माण किया, जिनको हम बोलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब घर, औजार, ठीक है, ऐसी सभी चीजें जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है वो सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाती है। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होता है। अगर मैं ये बोलूं कि ये घर सांस्कृतिक भूदृश्य है, हर वो चीज सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत आती है जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मानव ने पृथ्वी पर भूदृश्यों का निर्माण किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य, जो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। अब देखो चौथा पॉइंट, मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किया है, परिवर्तन किया है, ठीक है, तथा उससे स्वयं भी प्रभावित हुआ है, प्रभावित हुआ है।
अब देखिए क्या बताया मैंने चौथा पॉइंट कि मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किया है, पेड़ों को काट रहे, ठीक है। अगर हम बात करें जो रेगिस्तान का जो एरिया है वहां पर जो है कृषि करके उनको खेत खलिहानों में बदल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किया है। अगर मानव प्रकृति के अंदर परिवर्तन कर रहा है तो प्रकृति भी क्या कर रही है, मानव को प्रभावित कर रही है, यानी कि उसका इफेक्ट अगर परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, मानव के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हम पेड़ों को काटते ही जाएंगे, ठीक है, पेड़ जो है हमारी आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता होती है हमें, ठीक है, लेकिन अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे, लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो अब इसका प्रभाव जो है, इसका जो इफेक्ट है किसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, मानव को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अगर मानव प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी भरपाई कर दे, अगर एक पेड़ काट रहा है 2 लगा दे, ठीक है, तो इसका प्रभाव मानव पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। यह बात भी आपने याद रखनी है। अंतिम और 5वां पॉइंट जो है इसकी प्रकृति का, ठीक है, उसमें क्या बताया गया है, देखो मानव भूगोल की प्रकृति में, ठीक है, मानव का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। मानव का क्या किया जाता है, विश्लेषण, कि मानव के आर्थिक सामाजिक जो संबंध है, ठीक है, अन्य प्रदेशों के साथ कैसे हैं, ठीक है, और प्रकृति के द्वारा जितने भी उसको संसाधन दिए गए हैं उनका जो वो प्रयोग कर रहा है किस प्रकार कर रहा है, ठीक है, और उनमें क्या क्या परिवर्तन कर रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। आगे बात समझ में, मानव के अगर हम बात करें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन जो उस क्षेत्र में पाए जा रहे हैं उनका उपयोग वो कैसे कर रहा है, ठीक है, और प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन कर रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने आपको मौखिक रूप से वो बता दिया कि 5वां पॉइंट क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत केवल आपको 5 पॉइंट ही याद रखने हैं जो मैंने आपको विस्तार से बता दिए। क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने आपको, मानव भूगोल की प्रकृति का अस्तित्व मानव व प्राकृतिक पर्यावरण पर टिका हुआ है, या मानव प्राकृतिक पर्यावरण और मानव द्वारा निर्मित सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण पर टिका है। या तो आप इसको अस्तित्व बोले या इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रभुत्व भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य या केंद्र बिंदु एक तो मानव है और उसके क्या है, कार्य। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य बिंदु कौन है या केंद्र बिंदु कौन है, मानव है और उसके कार्य हैं। मानव ने विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण किया है जो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किया है, लेकिन इससे वो क्या हुआ है, स्वयं भी क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। मानव भूगोल की प्रकृति में मानव का विश्लेषण किया जाता है कि उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध कैसे हैं और वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहा है, ठीक है, और उसने प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। इन सब चीजों का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर होगी। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमने क्या देखा आज, मानव भूगोल का अर्थ देखा, परिभाषा देखी और प्रकृति को देख लिया। अब हम इसकी देखने जा रहे हैं शाखाएं, ठीक है। तो मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, ठीक है। अब देखिए शाखाओं की बात करें, देखो मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत उन विषयों को या उन शाखाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध जो है मानव से है। जैसे कि हम देखें अर्थ, धन का संबंध मानव से होता है। तो देखिए पहली शाखा कौन सी है, आर्थिक भूगोल। पहली शाखा कौन सी है, आर्थिक भूगोल,
दूसरी की अगर बात करें हम, राजनीतिक भूगोल, दूसरी शाखा कौन सी है? राजनीतिक भूगोल। तीसरी शाखा की बात करें, सामाजिक भूगोल। चौथी की बात करें, अधिवास भूगोल। पांचवी की बात करें, जनसंख्या भूगोल। छठी की बात करें, सांस्कृतिक भूगोल, संसाधन भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। इसके अलावा अगर हम बात करें, परिवहन भूगोल भी इसकी शाखा है। चिकित्सा भूगोल की बात करें, वो भी इसकी शाखा है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी शाखाएं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को मुख्य मुख्य जो शाखाएं हैं वो याद रखनी है। ये 7-8 जो नाम है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया? मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, संसाधन भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो शाखाएं हैं वो किसकी है? मानव भूगोल की है। आगे बात समझ में? अब देखो आगे इनकी भी उप शाखाएं और है, तो वो भी मानव भूगोल की शाखाएं गिनी जाती है। जैसे अपने बात करें, फॉर एग्जाम्पल पेपर में पूछ लिया जाए आर्थिक भूगोल की शाखाएं। ठीक है, आर्थिक भूगोल की शाखाओं की बात करें तो इसमें क्या आता है? संसाधन भूगोल, ये भी मानव भूगोल की शाखा होगी, लेकिन उप शाखा किसकी है? ये आर्थिक भूगोल की। ठीक है, अगर मैं वो 7-8 नाम मैंने वहां पे लिखे हैं ना, तो ये भी अगर मैं ये नाम वहां पे डायरेक्ट लिख देता तो भी ये उसी के ही बन जाते। ठीक है ना? आगे बात समझ में? कहने का मतलब है मानव भूगोल की ही उप शाखाएं बन जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल। ठीक है, अब ये किसकी शाखाएं होगी? आर्थिक भूगोल की। अगर आप एक और लिखना चाहें तो और भी हो सकती है, क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है, ये मैंने अलग इसलिए आपको बता दी, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए आर्थिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है तो आपको पता होनी चाहिए। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है, अगर एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर मैं ये वाले जो सारी बातें हैं, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन उद्योग या उद्योग भूगोल की बात करें, अगर मैं यहां पर लिख दूं कृषि भूगोल, ठीक है, कृषि भूगोल मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, और संसाधन भूगोल, ठीक है, फिर भी ये किसकी शाखाएं हैं? मानव भूगोल की ही शाखाएं हैं। आगे बात समझ में? वो तो वहां पर मैंने उनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया भी आर्थिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, राजनीतिक की कौन कौन सी है, तो वो सारी की सारी शाखाएं किसकी गिनी जाएगी? मानव भूगोल की शाखाएं गिनी जाएगी। ठीक है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखो क्या बताया मैंने, आर्थिक भूगोल की शाखाएं मैंने आपको बता दी, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल और उद्योग भूगोल होगी। ठीक है, पांचवी मैंने आपको क्या बताई थी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अगर पूछ लिया जाए सामाजिक भूगोल, ठीक है, सामाजिक भूगोल की शाखाएं पूछी जाए तो क्या बताओगे आप? देखो सामाजिक भूगोल में एक तो आता है सांस्कृतिक भूगोल आ गया, ठीक है, एक क्या आ गया? ऐतिहासिक भूगोल आ गया, ठीक है, लिंग भूगोल आ गया और चिकित्सा भूगोल आ गया। अगर और लिखना चाहो तो व्यवहारिक भूगोल भी आता है, व्यापारिक नहीं, व्यवहारिक भूगोल। ठीक है, तो वो भी किसकी शाखा हो जाएगी? सामाजिक भूगोल की। तो सामाजिक भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, लिंग भूगोल और चिकित्सा भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, अवकाश भूगोल। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हो जाती है। तो वैसे मैंने 4 नाम दिए, आप इतने ही याद रखिए। ठीक है, आगे बात समझ में? तो 4 नाम आप याद हो जाएंगे आसानी से, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, लिंग और चिकित्सा भूगोल। किसकी शाखाएं हैं? ये सारी की सारी सामाजिक भूगोल की,
ठीक है, और किसकी है ये, मानव भूगोल की। याद हो जाएंगी अब आपको ये, ठीक है। या तो वहां पर सारी आप सीरियल वाइज लिख दो, ठीक है, अगर वो डिवाइडेशन ना पूछे तो। अगर पूछे भी सामाजिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं, तब आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। अब हम नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखो राजनीतिक भूगोल। नेक्स्ट क्या आ रहा है, राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, तो इसके अंदर आता है निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल को इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। अगर मैं वहां पर सीधा लिख देता तो मानव भूगोल की है, ठीक है, वहां भी ऐड कर सकते हैं। ज्यादा शाखाएं पूछे तो बड़ा क्वेश्चन करना हो, ठीक है। अगर आप अलग से इनको बताओगे भी सामाजिक भूगोल की ये होती है, आर्थिक भूगोल की ये होती है शाखाएं, और राजनीतिक भूगोल की है, अब ये सारी की सारी किसकी शाखाएं होगी, मानव भूगोल की शाखाएं होगी। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल जो है वो किसकी शाखाएं हैं, राजनीतिक भूगोल की शाखाएं हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है अधिवास भूगोल, ठीक है। अधिवास का मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है। क्या होता है, घर। अब घर जो है या तो कहां होगा, गांव में होगा, या कहां होगा, शहर में होगा। तो सिंपल सी बात है, इसकी कितनी शाखाएं हो जाएगी, उप शाखाएं कितनी हो जाएगी इसकी, दो। एक तो नगरीय भूगोल जिसमें नगरों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, ग्रामीण भूगोल, ठीक है। तो क्या मैंने बताया आपको अधिवास भूगोल के बारे में, अधिवास भूगोल की कितनी शाखाएं होती है, दो, नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल, ठीक है। जहां तक मुझे उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज हमने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और शाखाओं के बारे में चर्चा की है। कल मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक करेंगे, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें जो आपको चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है। और मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करवा पाऊं, आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।